अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 23 मार्च आज पाकिस्तान जो है वो अपने आज़ादी की जो दिन है वो मना रहा है। ये दिन जो है ये हमेशा एक ताज़ा वल्वले, जोश और जज्बे के साथ जो है वो मनाया जाता है। आज इस दिन की अहमियत और भी उजागर इसलिए हो गई है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा की पाकिस्तान की मेज़बानी में इजलास हुआ है और ज़ाहिर है कि वो तमाम मेहमानान गिरामी जो पूरी मुस्लिम उम्मा से आए हुए हैं वो फिर अफवाज पाकिस्तान की पुरशको परेड जो है उसके अंदर भी उन्होंने शिरकत की। चीन के वज़ीर ख़ारजा खुसूसी दावत पर पाकिस्तान आए। ये वो दिन है जब दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया कि एक आज़ाद मुमलिकत जो है वो कायम की जाएगी और ये करारदाद 1940 में पेश की गई और ठीक 7 बरसों के बाद पाकिस्तान जो है वो आलम वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो बहुत लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में इसका हसूल जो है वो मुमकिन हुआ। आज हम अपना 75वीं सालगिरह मना रहे हैं इस दिन के हिसाब से और ज़ाहिर है कि इस तारीख़ के सालों में बहुत से हीरोज़ गुज़रे हैं, बहुत से मदोजज़र जो हैं वो हमने देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, मुल्क को दो लख्त होते भी देखा है। सब इन अवामिल से गुज़र के पाकिस्तान जो है आगे बढ़ता रहा है। 1947 में हम जहाँ थे आज हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं, ख़ुद को बहुत मजबूत कर चुके हैं, तवाना कर चुके हैं और ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ हालात जो हैं वो चाहे जिस नौइयत के भी हों, कौमें जो हैं उसमें एक नए जज्बे, एक नए हौसले और एक नए अज़्म के साथ निकलती हैं और अपने नस्बुलैन की जानिब जो हैं वो बढ़ती हैं। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो भी अज़्म व हिम्मत की एक मिसाल है। ज़ाहिर है कि 1971 की जो सूरत हाल थी उसमें ये भी जंगी कैदी बने, लेकिन इनका मन नहीं माना, इनका हौसला कम नहीं हुआ, इनका अज़्म जो है वो जवां रहा और ये उस कैद में से फ़रार हुए, निकले और रांची से कराची तक का सफ़र जो है वो इन्होंने तय किया। अगर उस कहानी को देखा जाए जिसको अब तरतीब भी दी जा रही है, ये एक ऐसे लगता है कि एक ड्रामा है, एक फ़िल्म है जो बिल्कुल उसी तरह के उतार चढ़ाव कैरेक्टर्स उनको लेकर चल रही है और ज़ाहिर है कि दुश्मन की कैद में से निकलना और फिर दुश्मन की सरज़मीन को पार करना और फिर अपनी जन्म मट्टी तक पहुंचना, ये एक बड़ा कठिन मरहला था और उन्होंने ये कठिन मरहला तय किया। मेरे आज के मेहमान मेजर रिटायर्ड डॉक्टर रियाजुल हक कुरैशी हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब आप फ़ौज के अंदर गए और बहसीयत डॉक्टर गए, उस वक़्त ये सिस्टम नहीं था जो आज है, तो आप ये एकदम फ़ौज के अंदर कैसे आप चले गए और फिर आप उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में जा उतरे? नदी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर से हमारे खालिक ने ये सब कुछ बनाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। मैं 70 में MBBS किया, तो मैं थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड आपको बता दूं। वालिद साहब मेरे सिविल सर्वेंट थे कस्टम एक्साइज में, तो उन्होंने मुझे गले में लाया, बरखुरदार MBBS कर लिया, अब क्या इरादा है? तो वो जो रूटीन में जवान जवाब देते हैं, बाबा, हम बाबा कहते थे, बाबा मैं कौम और मिल्क की खिदमत करूँगा। उन्हें कहा बेटा कौम और ख़िदमत को जाने दो, मैंने भी किया, तुम्हारे दादा ने भी किया, मेरे दादा भी कस्टम एक्साइज में ऑफिसर थे। तो मुझसे एक वादा करो कि तुमने किसी गरीब मरीज़ से फ़ीस नहीं लेनी। मैंने कहा बाबा बिल्कुल मेरा वादा। मैंने 2 हाथों से उनका हाथ चूमा और मैंने कहा कि बाबा बिल्कुल मेरा ये वादा है। तो फिर मेरे दिमाग में यकदम बात आई, मैंने कहा बाबा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो आदमी है जिसको मैं, ये मरीज़ है जिसको मैं देख रहा हूँ कि ये गरीब है? तो वो हंसे
कहते बरखुरदार तुमने MBBS करके तुम में इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि तुम अपने पाकिस्तानी मरीज़ भाई को पहचान लो कि ये गरीब है अमीर है। तो उससे मैंने ये किया कि मैं उस मरीज़ की पूरी सोशल हिस्ट्री मालूम करता था। तुम्हारी ज़मीन कितनी है, तुम्हारे गाय बैल भैंस, फैमिली के कितने लोग हैं, घर अपना है, तो उससे मुझे सोशल हिस्ट्री मालूम। और वो मरीज़ इतना खुश होता था कि ये हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर तो 2 मिनट देते हैं, ये जो है तो हमें तो तकरीबन 15-20 मिनट इसने दे दिए। तो वो पूरे खुल के, तो वो जब मेरे दफ्तर से निकलते थे तो उनकी नहीं डॉक्टर साहब ये ठीक है, लेकिन आप फौज में कैसे फिर चले गए एकदम? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर मैंने हाउस जॉब शुरू किया। तो मैं एक मेडिकल वार्ड में उस प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनके लोग हैं और मैं किसी की ह्यूमिलिएट नहीं करूँगा। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर ने मेरे साथ मेरी थोड़ी बेइज्जती की। एक प्राइवेट मरीज की उसे वॉमिटिंग हुई और सब स्टाफ मौजूद थे और उसने कहा तुम इसकी वॉमिटिंग साफ करो। तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने दोबारा कहा तो मैंने कहा जी मैं तो इस काम के लिए नहीं हूँ, अगर मेरे अकेले में ये मरीज उल्टी करता तो मैं करता। एनी हाउ मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी और छोड़ के तो मैं घर आ गया। और हाउस जॉब 6 महीने की जगह मैंने 5-5.5 महीने किया वो था। वालिद साहब ने जब देखा उन्हें कहा बेटा तुमने ठीक किया है, तुम्हारा जो है ये माइंड सेट ये सिविल गवर्नमेंट का नहीं है, तुम बेहतर है फ़ौज में चले जाओ। तो मैंने फ़ौज में अप्लाई किया और मेरी पहली पोस्टिंग जो है मंगला हुई। मंगला में चंद महीने रह के मेरी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। नॉर्मली हम डॉक्टरों को एबटाबाद में चंद महीने ट्रेनिंग देते हैं और एकदम मुझे मार्च में 71 में पोस्टिंग ऑर्डर आया कि मेरी ईस्ट पाकिस्तान पोस्टिंग हो गई। मैं बड़ा खुश जवान था। मैंने कहा यहाँ फर्स्ट क्लास गाड़ी में होगी और वहाँ से जहाज़ में जाऊँगा और वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में सैर सपाटे होंगे। तो मैं जब घर आया, हमारा घर जो है कोहाट में जंगल खेल कहते हैं उसे, तो वालिद साहब मेरी वालदा बड़े खुश हुए कि मैं भी खुश था। तो मेरे एक चचा मरहूम है वो उन दिनों स्क्वाड्रन लीडर थे। तो उन्हें जब पता चला कि हम क्यों खुश हैं तो वो कहे कि ये खुशी तो आपकी ठीक बजा नहीं, क्योंकि वहाँ से तो हम डेड बॉडीज जो हैं स्कोर्स के हिसाब से C130 से आ रहे हैं, तो मेरी पोस्टिंग रुकनी चाहिए। तो वो जब मैंने कहा कि मेरी पोस्टिंग रुक सकती है क्योंकि हमारे DMS लेफ्टिनेंट जनरल अयूब खान का भाई जो था लेडी रीडिंग में हमारे ज़ेर इलाज था, जो ठीक हो गया था, तो उसने कहा था कि कोई मसला हो तो मेरे भाई जनरल अयूब आपका मसला ठीक कर देंगे। मैंने जब उन्हें बताया तो मेरे वालिद साहब एकदम बोल पड़े कि बरखुरदार ये क्या बात हुई, तुम अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी जगह कोई और डॉक्टर जाएगा या नहीं? मैंने कहा बाबा जाएगा तो सही। तो कहते बरखुरदार वो भी तो किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड होगा, किसी का बेटा होगा, तो तुम मौत से डर के ये कर रहे हो। तो मुझे उन्होंने गैरत और शर्म दिलाई और मैंने कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं इस तरह तो मैंने दरा आदम खेल जाके 30 बोर की रिवाल्वर ख़रीदा, कोई 30 राउंड्स ख़रीदे और अल्लाह का नाम लेके तो मैं कराची ये ट्रेन के ज़रिए पहुंचा। वहाँ मुझे नदीम साहब बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी डिप्रेशन हुई। डिप्रेशन आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस PIA में आधे से ज़्यादा पैसेंजर जो थे वो रिजर्विस्ट बूढ़े आदमी थे और उनकी वो मोटी मोटी एनके पहनी हुई थी। एनी हाउ ईस्ट पाकिस्तान जाके ढाका पहुँच के तो एक ऑफिसर ने मुझे रिसीव किया और उस नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने, हमारी पोस्टिंग थी एक यूनिट थी 26 FFR, तो मुझे उन्होंने गाइड किया कि तुमने डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, डॉक्टर रियाजुल हक कुरैशी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, जब आप ज़ाहिर है ढाका पहुंच जाते हैं, चूँकि हमने बहुत सारी चीज़ों का अहाता करना है, वहाँ पहुंच के ज़ाहिर है वहाँ क्या आपको क्या सूरत हाल जो है फिर आपको देखने को मिली? वहाँ तो मैं बड़ा आई गॉट स्ट्रेस्ड अप कि वहाँ पे फौज फिर रही थी, टैंक फिर रहे थे और फौजियों ने वो पूरे वार यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मेरे तो ख्यालो गुमान में भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में एक अनट्रेंड डॉक्टर को वार बैटल में भेजा जा रहा है। तो खैर एनी हाउ हमारा बैकग्राउंड भी अल्लाह ताला का करम है, जंगजू कौम से है, पठान से है, और फिर अल्लाह ताला का करम है कुरैश भी है हम। तो मैंने उसको अपने आप को जो डर और खौफ को अपने कंट्रोल रखा और उस ऑफिसर के कहने पे उनके मेस में ठहरा। नेक्स्ट से उन्होंने मुझे अरेंज मेरा जो है ट्रांसपोर्ट तो मुझे अरेंज नहीं की उन्होंने, तो उन्होंने गाइड किया कि ये ट्रेन यहाँ से लेनी है, बस ये। लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक मुझे हुआ, हर 10-15-20 मील के बाद पुल टूटा हुआ था, उड़ा हुआ था, रेल की पटरी उड़ी हुई थी, स्टीमर में अजीब। तो मैं अकेले में, मुझे बड़ा डर लगा। लेकिन मुझे वो 30 बोर के पिस्तौल ने और अल्लाह ताला के करम ने वो किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि जब आप असल में जो आपकी कहानी है वो शुरू होती है जब आप जंगी कैदी बन जाते हैं, उसके बाद आप किस तरीके से क्या सोच आई वहाँ से निकलने के बारे में? क्या इरादे की पुख्तगी थी कि मैंने इस सूरत हाल में नहीं रहना? किस तरीके से आप जो है वो वहाँ से फिर निकले? हमारी जो ट्रेन थी ये सैदपुर दिनाजपुर से सबसे पहली ट्रेन हमारी निकाली गई, जिसमें तकरीबन कोई 1,500-2,000 फौजी थे। और ये ट्रेन हमें मालदा से लेके तो कई दिनों के बाद, क्योंकि हमारी कैदियों की ट्रेन की प्रायोरिटी नहीं थी, तो नामकुम पटना में ये बिहार में जगह है, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जो सीन था वो बड़ा दिल दुखाने वाला था। वहाँ के जितने बिहारी मुसलमान थे जमा थे और रो रहे थे कि ये आप लोगों से क्या हो गया है, हम तो आप लोगों पे फ़ख्र करते थे, अब तो हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या कहते हैं उर्दू में अजीरन हो जाएगी। तो एनी हाउ हमें ट्रकों में जब वो कैंप ले जाया गया, मैं इससे पहले ये बता दूं कि इंडियन जो इंटेलिजेंस और जो भी आप कह दें, उन्होंने हमारी इतनी अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग की थी। उनके मुताबिक हमारी रजिस्ट्रेशन इंडिया में होनी थी और उसके बाद हमने पाकिस्तान चले जाना था। लेकिन जब मैंने रांची के कैंप देखे, हज़ारों के हिसाब से फौजियों के बंद करने के लिए, कैद रखने के लिए, उसमें पूरी सिक्योरिटी गार्ड और राइफल वाले ऊपर वो मचान जिसको कहते हैं, जिसमें वो पूरी मशीन गने लगे होती हैं। तो मेरा माथा ठिनका। मैंने कहा ये जो है ये हफ्ते महीने वाली बात नहीं, ये सालों वाली बात है। वहीं से मैंने इरादा किया कि जो कुछ भी हो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकलने की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जो निकलने की आपकी सोच थी उसको फिर आपने अमली जामा कैसे पहनाना शुरू किया और फिर आप किस तरीके से निकले? अच्छा, इसमें भी ये डिवाइन जो है नेचुरल वो थी, फ़ायदा था उसमें, अल्लाह ताला का जो है तो इमदाद थी। मुझे ऐसे हुआ कि वो वहाँ के स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और वो उनकी गंदी खुराक, वो एक हर दाल देते हैं, हर रोज़ देते थे। उसमें फ़ौजियों ने कंप्लेंट की कि हमारी तो नज़रें भी ख़राब हो रही हैं। तो यानी हमने प्रोटेस्ट करके वो बदल लिया। उससे मुझे किडनी स्टोन हो गया, और ये किडनी स्टोन बड़ी गलत जगह में हुआ, किडनी और यूरेटर के जंक्शन में। तो वो जब मेरी एक्सरे हुआ और आईवीपी हुई, इंट्रावीनस पायलोग्राफी, तो वो इंडियन मेजर रेडियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये तो स्टोन हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल, इसको हम नहीं रिमूव कर सकते। उसकी वजह से मेरी जो राइट किडनी थी
वो बहुत ज़्यादा सूज गई थी। उन्होंने कहा कि ये तो अगर हमने नहीं किया तो ये किडनी आपको ज़ाया जाएगी। तो उन्होंने फिर इसको मुझे अपने एक छोटा सा एक वार्ड बनाया हुआ था, उस पर भी उन्होंने पूरी सिक्योरिटी रखी हुई थी, फेंस और गार्ड। तो वहाँ मुझे उन्होंने दाखिल किया। आपको नज़ीर का मैं ये अल्लाह ताला की इमदाद का यहाँ एक रेफरेंस ज़रूर दूंगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कोई तकलीफ़ आती थी तो वो 2 रकात नफल पढ़ते थे। मुझे पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने वो आइडिया दिया। मैंने वो चादर बेड से हटा के बिछाई, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये खाना काबा किस तरफ है, और मैंने 2 रकात नफल की नियत ली। उन दिनों मेरा पूरा इस्लाम जो था वो सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पे थी। वो 2 रकात मैंने 15-20 मिनट पढ़ी होगी। मेरा रोना तांता बिल्कुल ऐसे जैसे मैं पूरी मेरी जो है ना ये अर्श मुअल्ला पे मेरी दुआ पहुंची। उसी वक्त मुझे दर्द हुआ और 2-3 दफ़ा टॉयलेट जाके खून ही खून पेशाब में निकल रहा था, और इस दौरान वो क्लिक करके वो स्टोन निकला। नेक्स्ट डे वो जो आर्मी मेजर था उसने कहा था कि हाउ आई फील, तो मैंने कहा सर आई एम फीलिंग वेल। तो उसने कहा यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने कहा वो स्टोन तो मैंने निकाल दिया है, निकल गया है। तो मैंने टेबल की साइड पे रखा हुआ था। उसने कहा आई डोंट बिलीव इट। तो उन्होंने जब एक्सरे किया तो मेरी किडनी बिल्कुल क्लियर थी। तो उसके अल्फाज मुझे अब भी याद हैं। वो कहते हैं ये भगवान की देन है, ये इंसान के बस की नहीं थे। वी शुड हैव सेंट यू टू हॉस्पिटल फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। तो वो फिर किडनी स्टोन निकल गए। इस दौरान मैं आपको ये भी बताता चलूं, नहीं डॉक्टर साहब इसको जरा आगे लेकर चलें कि फिर आप आगे कैसे मामलात बढ़े आपके वहाँ से निकलने में। ये थोड़ी सी कड़ी है, क्योंकि मुझे तो मैंने बता दिया कि मुझे तो मैप रीडिंग भी नहीं आती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ कहाँ किस मुल्क के नज़दीक हैं। तो वो एक वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट थी नई इंडियन नर्स, तो बड़ी प्यारी, उसको मैं शांति देवी कहता था। तो उससे पता चला, मैंने कहा उसका मुझे आपके अपनी जोग्राफिया की किताब दे दो। तो जोग्राफिया की किताब में मुझे वो नक्शा मिला कि हमारा ये रांची नामकुम के पास पटना है, पटना के पास गोरखपुर और गोरखपुर के पास नेपाल। तो बस मुझे आइडिया हो गया। तो जब मैं कैंप हमें वापस ले जाया गया तो मुझे फिर एक किसी दोस्त की ज़रूरत थी जो मुझे मेरे साथ ये प्लान में शरीक हो। तो मैंने एक डॉक्टर नज़ीर थे कैप्टन, जो यूके में उन्होंने पढ़ा हुआ था, बड़े मेचे और बड़े क्लेवर। तो उनके साथ जब मैंने शेयर की अपनी एस्केप की तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस दिन के बाद से हमने इंडियन करेंसी जमा करना शुरू की। ये अपने ऑफिसर जो थे वो घड़ियाँ और सोने की अंगूठी हमें देते थे, तो हम इंडियन ऑफिसर्स उनके अदर रैंक को बेच के तो हमने 10-15% लेके तो एक करते करते हमने 150 रुपया जमा किया। उस रकम को छुपाना बड़ा मसला हो गया, क्योंकि वो हमारे कैंप की बड़ी रेगुलर तलाशी लेती थी। तो मैंने डॉक्टर नज़ीर को कहा, मैंने कहा ऐसे करें कि अब मैं फेन करूँगा, मेरा हाथ टूट गया है तो आप मेरे हाथ पे प्लास्टर लगा दें। तो कहते वो फिर क्या होगा। मैंने कहा इस प्लास्टर के अंदर ये 150 रुपया जमा कर लेंगे, और नेक्स्ट यहाँ से जब मुझे फिर आप हॉस्पिटल भेजें तो मैं आपको फिर आप बाकी प्लान्स भी बताऊंगा कि वहाँ से कैसे निकलना है। तो वो हमें एक वाइट कोट बनाना पड़ा, और स्टेथोस्कोप तो हमारे पास थी, एक ब्रीफ केस लिया, और एक डॉक्टर से जो है वो मेरी नज़र तो उन दिनों ठीक थी, तो वो उन्होंने तो नहीं देनी थी, मैंने खिसका ली अपने ब्रीफ केस में रख के। तो अपने कपड़ों पे हमने वो पॉलिश वाले निशान POW लगाए, ताकि मैं जब उनके हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं तो इसको पानी से धो लूं। तो मैं जब नेक्स्ट उन्होंने जब मुझे लिया हॉस्पिटल में, वो एक कहानी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो स्टमक ट्रबल मैंने बनाया उस वजह से। लेकिन फिर हॉस्पिटल में मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो हो गया, अब इसके बाद आप पाकिस्तान तक फिर कैसे पहुंचे वहां से निकल के? ये थोड़ी सी क्विक कड़ी मैं बताऊंगा कि ये जो इंडियन गेट से जो है निकलना, मैंने सूरत इखलास और सूरत फातिहा पढ़ के किक लगाई और उनके 2 इंडियन गार्ड जो थे उन्होंने राइफल से चाबी खोल के तो दरवाज़ा खोला। मैं CMH से बाहर निकला और मुझे पटना जाना था। तो स्टेशन जब पहुंचा तो मेरे क्रैम्प इतने डेवलप हो गए थे कि मैं एक कदम नहीं बढ़ सका और वो ट्रेन मुझसे मिस हो गई। वो ट्रेन जब मुझसे मिस हो गई तो मैं बाहर जाके तो बस रिक्शे में बैठ के तो बस स्टेशन गया और वहाँ से बस में गया और ये बस मुझे एक टाउन ले गई जहानाबाद। तो वहाँ पे अल्लाह ताला का करम था कि ये जो ट्रेन मिस हो गई थी मुझे मिल गई थी। बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं उस ट्रेन में बैठा होता तो इस ट्रेन को कोई 60 मील के फासले पे इंडियन गार्ड ने रोक दिया था और उसकी पूरी तलाशी ली थी, मुझे उन्होंने पकड़ लेना था। पटना जाके फिर एक स्टीमर जाता है महेंद्रू घाट, वहाँ से फिर मुझे ट्रेन मिली गोरखपुर से फिर मैं 2 दिन के बड़ी सख्त जद्दोजहद के बाद काठमांडू पहुँचा। वहाँ बदकिस्मती से वहाँ के जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, और एम्बेसडर थे उनका नाम नहीं लूँगा, उन्हें बड़ा कोल्ड शोल्डर दिखाया। मुझे इतने तक अभी तक याद है जब उनसे मैंने रकम मांगी तो वो कह रहे थे कि ये रकम जो हम तो आपको दे रहे हैं तो ये हम GHQ में जाके उनको बताएंगे कि आपने इतनी रकम हमसे ली है ताकि आपकी तनख्वाह में से ली जाएगी। इसके बाद मेरी पासपोर्ट बना और मैं बैंकॉक गया। वहाँ फिर अल्लाह ताला का ये हम जो कहते हैं ना असल नस्ल, तो वहाँ अब्दुल गयूर नश्तर जो है, ये अब्दुर्रब नश्तर के छोटे भाई थे, सफ़ीर थे। उन्होंने जनाब अपनी गाड़ी भेजी, अपनी सेक्रेटरी भेजी एयरपोर्ट, मुझे लेके उन्होंने बड़ी खुली दावत की और इंटरटेन किया। तो मैं उसका शुक्रिया हमेशा याद रखूँगा कि एक तरफ वो निश्तर जो है हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया और यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे इतना कंपेंसेट किया कि इन्होंने एक PIA के मैनेजर को बुला के कहते ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। नहीं, इसमें ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि जब आप निकले और आप जाहिर है इंडियन ज़मीन पर सफ़र कर रहे थे, आप जंगी कैदी थे, फ़ौज के आप डॉक्टर थे, तो उस वक़्त आपको कोई खौफ या डर महसूस नहीं हुआ कि अगर आप पकड़े गए तो फिर क्या सूरत हाल दरपेश होगी, या आप क्या कैफियत थी उस वक़्त? मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक स्टेज आती है जिसमें सेन और इनसेन, इसमें बहुत ही छोटा फ़र्क पड़ जाता है। हमारी तहजीब में, हमारे नेचर में हमने हमेशा ये पढ़ा था कि हिंदू जो है वो बुज़दिल है और ये है वो है, और यहाँ जो है हम हज़ारों की तादाद में उनके कैदी हुए। तो मेरा ज़मीर और मेरी नेचर नहीं मान रही थी कि मैं उनके कैद में रहूं। तो ये मैंने जो फ़ैसला किया था इसमें 5% चांसेस थे कि मैं एस्केप करूं, 95% चांसेस थे कि मेरी जो है वो मुझे अपने राइफ़ल से शूट कर देते, मार देते, और कोई रेड क्रॉस कोई पूछ भी नहीं होती। वही होते कि ये एस्केप कर रहा था, हमने उसको वार्न किया और वी किल्ड हिम। तो वो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक इमदाद होती है जिसका मैं बहुत 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 मुक्तदी हो गया हूँ कि अगर आपके साथ अल्लाह ताला की इमदाद है तो आपको कोई नहीं रोक सकता और कोई नहीं वो ज़ख्मी नहीं कर सकता और कोई तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। हाँ। अच्छा, ये फरमाइएगा कि फिर आप कराची तक कैसे पहुँचे? कराची PIA से वो ये भी उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने PIA फर्स्ट क्लास में बुक कराया था और मुझे बड़ा वो जो PIA के स्टाफ थे वो मुझे बहुत ही एक नॉवल्टी के तौर पे पेश आ रहे थे कि जैसे मैं कोई बहुत ही VIP हूँ।
तो एक आदमी, बड़े से लंबे चौड़े आदमी उठ के वो आए और उनको हैरानी हो रही थी कि ये छोटा सा आदमी है, इसको सब लोग बड़ी इज्जत दे रहे हैं। तो वो आए, मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मैं सर शाहनवाज हूँ। ये वापडा के चीफ थे, चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जापान से आ रहा हूँ और आपकी ये जो न्यूज़ है मैंने वहाँ के न्यूज़पेपर में भी देखी थी, तो वो बहुत इम्प्रेसिव, और मुझे वो एम्बेसी में बताया गया था कि GHQ ने बताया कि आप कोई स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि आपकी पाकिस्तान आके तो GHQ डीब्रीफिंग करेगा। तो मैं इतने तक ही उस पर कहा कि मैं एस्केप करके आया हूँ। तो वो बहुत खुश हुए, मुझे गले लगाया, कहते आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो खटमंडू तक का सफ़र है वो तो बड़ा मुश्किल होगा। एक्सट्रीमली मुश्किल। और ये भी अल्लाह ताला का करम है। आपको मैं बताऊं कि जो रास्ते में ये सब आप आज से समझे जैसे मेरिकल। एक इंडियन गोरखा सार्जेंट जो था, तो वो बस में वो बॉर्डर टाउन से मेरे साथ खटमंडू तक जा रहा था, और वो मुझे उनकी नेपाली ज़ुबान में जब वो कोई सवाल करते थे तो मैं सुनी अनसुनी करता था, मुझे समझ नहीं आती थी। तो वो ही यूज्ड टू कम एंड रेस्क्यू मी। बल्कि सो मच से वो होटल में जो खाना पीना ये सब कुछ जो था, तो वो इतनी बड़ी दास्तान है कि मैं तो आपको बता दिया, इस पर कोई 250-300 पेज बुक बनेगी। तो ये जो GHQ वाले ये एक बुक लिख रहे हैं, हु डेयर्स, तो वो आपको इंशाल्लाह वो बुक भी आपको मिल जाएगी, ये इंग्लिश में है। तो इसी सिलसिले में मैं पाकिस्तान आया हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बुक लॉन्च करनी थी, लेकिन वो थोड़ी सी डिले हो गई है। हाँ जी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाजुल हक कुरैशी साहब। आपने रियाजुल हक कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है ये हमारे हीरोज़ में से हैं, और अब GHQ जो है हू डेयर्स के नाम से एक किताब बना रहा है, और उसमें भी इनके इस मुहिम जोई जो है, जो इन्होंने ज़ाहिर है कि एक ऐसा सफ़र काटा कि जिसके लिए एक बड़े हौसले, हिम्मत और बेखौफी की ज़रूरत होती है, और वो भारत की जेल से निकले और पाकिस्तान तक पहुँचे। ये एक पूरी एक दास्तान है, और ज़ाहिर है कि ये सफ़र जो है इसके अंदर जितने उतार चढ़ाव हैं, जिस तरीके से ये हुआ है, इस मुख्तसर से वक्त में उसका अहाता तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक टेलीड्रामा लगता है अगर आप इस सारी सिचुएशन को देखें। ज़ाहिर है आज का दिन ऐसे हीरोज़ को ही याद करने का दिन है, और इस दिन की मुनासबत से ही हमने मेजर डॉक्टर रियाजुल हक कुरैशी साहब से गुफ्तगू की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।